बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉट 706 डाइवर्सिटी इन वेस्कुलर प्लांट का ये लेक्चर नंबर 7 है, ऑरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट, वी मस्ट keep in mind that problem concerning the origin and evolution of any plant group have not been solved to date to the satisfaction of all। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्लांट ग्रुप को लें, चाहे वो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एलजी है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में कोई भी है, उसके अगर हम ओरिजिन या एवोल्यूशन को स्टडी करने की कोशिश करें तो अभी तक उनकी इस जो ओरिजिन या एवोल्यूशन है वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। मतलब कि तमाम प्लांट साइंटिस्ट उस पर एग्री हों, सेटिस्फाई हो जाएं। The problem of origin and evolution by their very nature give ample scope of speculation and imaginative interpretation। इसमें इशू सबसे बड़ा ये है कि इसका कुछ नेचर ऐसा है, क्योंकि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स होती हैं तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है कि आप उसके बारे में स्पेकुलेट कर सकें, क्या सराइयाँ कर सकें। एंड इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन मतलब उनके ख्याल में आप उनकी इंटरप्रिटेशन, हर बंदा अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। Hence it should surprise none if the view concerning the origin and evolution of a group are as varied as the morphologist themselves। यानी जितने मॉर्फोलॉजिस्ट में आपको वेरिएशन मिलती है, इतनी ही ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के जो ग्रुप्स उनके जो होते हैं कंसर्न, उनके व्यूज़ में भी उतना ही वो डिफरेंस हो सकती है। So the problem of the origin and evolution of the vascular cryptogam is no exception from this general rule। अगर हम इसको एज अ जनरल रूल मान लें तो ये जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम जो कि टेरिडोफाइट है, अगर इनके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस पे भी वही जनरल रूल अप्लाई होगा। देयर हैव बीन वेरियस इंटरप्रिटेशन एंड परहैप्स मैनी मोर आर येट टू कम। बहुत सी इंटरप्रिटेशन अभी तक इनके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की मौजूद है और बहुत से अभी आना है। A detailed analysis of all these theories is beyond the scope of this book। या बुक के बजाय हम कह दे सकते हैं कि ये जो हमारा करंट कोर्स है या वो है, इसमें सबको लेना और सबको डिस्कस करना, तमाम इंटरप्रिटेशन को कंसिडर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम एक जनरल रूल को ज़रूर लेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो बेसिक आउटलाइन ऑफ अ फ्यू ऑफ देम more important theory concerning the origin of pteridophyte is given here। There are mainly two school of thoughts। दो school of thoughts हैं अगर हम टेरिडोफाइट के ओरिजिन को डिस्कस करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू द वन, टेरिडोफिटिक एंसेस्ट्री इज टू बी sought among the bryophyte, and according to the other, टेरिडोफाइट arose from the algal stock and evolved parallel with the bryophyte। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट बनते हैं। उनमें से पहला जो है वो ये कहता है कि जो टेरिडोफाइट हैं उनके एंसेस्टर जो थे वो ब्रायोफाइट थे, लेकिन दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं वो कहते हैं नहीं, टेरिडोफाइट जो है वो एलजी से इवॉल्व हुए हैं और इनकी इवोल्यूशन ब्रायोफाइट के साथ पैरेलल हुई है, यानी दोनों एक साथ इवॉल्व हुए हैं। तो while the latter experimented with the gametophyte on the terrestrial habit with little success, and former experimented with the sporophyte and achieved phenomenal success, paving way for the other terrestrial plant। तो दोनों के अपने उसके फिर जो थ्योरीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। पहले में वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास गेमिटोफाइट हैं वो लिटिल उसके साथ जो है टेरेस्ट्रियल हैबिट उसने कैसे अडॉप्ट किया और कैसे उसके साथ जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और पहले में जो है तो वो स्पोरोफाइट पे फोकस ज़्यादा करते हैं और उसमें जो है तो वो देखते हैं कि वो कैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट या जो लैंड प्लांट हैं उनके लिए फिनोमिनल सक्सेस का रास्ता बना। हम सबसे पहले फर्स्ट वन की तरफ आएंगे। इन दोनों में जो हमारे पास है ब्रायोफिटिक ओरिजिन के बारे में। दी ब्रायोफिटिक ओरिजिन जो कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट वर इवॉल्व फ्रॉम द ब्रायोफाइट। Even among the proponent of the bryophyte ancestry, there is no unanimity as to the precise group which constitute the ancestral stock or the mode of origin। यहाँ पे मकसद बड़ा सिंपल है, वो ये है कि जो अगर हम कहें कि
डिफरेंट साइंटिस्ट हैं या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं या प्रोपोनेंट या वो जो हक में वो लोग तमाम लोग जो कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट वर इवॉल्व फ्रॉम द ब्रायोफाइट, but still there is no unanimity or no agreement that which precise group of pteridophyte or which specific pteridophyte constitute the ancestral stock or the mode of origin, यानी कि हमारे पास वो कौन सा ब्रायोफाइट है जहाँ से ये इवाल्व हुए हैं या टेरिडोफाइट की इवोल्यूशन हुई है। तो उनमें अगेन फिर एक विद इन द ब्रायोफाइट भी एक वेरिएशन मौजूद है, कुछ एक साइड और कुछ दूसरी साइड पे, और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास फिर 4 किस्म की थ्योरीज बन रही हैं: एंथोसेरोटियन थ्योरी, स्ट्रॉबिलर थ्योरी, फाइटोन थ्योरी, प्रोटोकॉम थ्योरी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस थ्योरी। सबसे पहले हमारे पास है एंथोसेरोटियन थ्योरी। एंथोसेरोटियन की तरफ चले मैं आता हूँ बाद में। कैम्बल इन 1895 एंड स्मिथ इन 1938 आर द चीफ सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। They believe that the sporophyte of Anthoceros has all the attribute of become the ancestor of the land plant. Anthoceros जो है ये ब्रायोफाइट है, उसमें हम जब ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले 3 क्लासेस में, और उनमें जो सेंट्रल जो दूसरी क्लास आती है जिसमें एंथोसेरोटोफाइटा और एंथोसेरस आता है, वो बेसिकली जिसको हम हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं एंथोसेरोस को, तो ये बेसिकली उसके स्पोरोफाइट की बात हो रही है जिसका स्पोरोफाइट बड़ा ही यूनिक होता है, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट होता है उसका। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि दैट हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ बिकमिंग द एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट ऑफ ऑल द मेंबर इन ब्रायोफाइट अकॉर्डिंग टू द कैम्बल 1895. एंथोसेरोस is the most advanced in having a mechanism of indefinite growth, limited tissue for spore production etc. यानी ये वो करेक्टर है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एंथोसेरोस जो है वो मौजूद है, वो हो सकता है। Campbell in 1895 has reported that in one of the Californian species, Anthoceros fusiformis, the sporophyte almost reached the stage of an independent plant body. Campbell in 1939 compared the sporophyte of Anthoceros to the plant body of Rhina and pointed out many similarity between the two. यानी उसने फिर वो जो एंथोसेरस की प्लांट बॉडी को एंथोसेरस के स्पोरोफाइट और प्लांट बॉडी ऑफ राइनिया को कंपेयर किया और उनमें सिमिलरिटीज़ बताई, जिसके बेस पर ये सारी की सारी थ्योरी उसने डेवलप की कि राइनिया जो है वो डेवलप हुआ है, या राइनिया जो एक स्पोरोफाइट है उसकी इवोल्यूशन या ओरिजिनेशन हुई है एंथोसेरस के स्पोरोफाइट से। द ग्रीन नेकेड प्लांट बॉडी पोजिशन ऑफ अ मेरिस्टेम assuring indefinite growth, presence of a columella remotely resembles the vasculature of the land plant are some of the character in the sporophyte of the Anthoceros which support its claim of being ancestral stock of the land plant. तो यानी उसमें जो ग्रीन नेकेड प्लांट बॉडी है, इसके अलावा पोजीशन ऑफ अ मेरिस्टेम इंश्योरिंग इंडेफिनिट प्लांट ग्रोथ, ये बात हो रही है यहाँ पर उसकी जो अपना एंथोसेरस में इसका जो स्पोरोफाइट है उसकी बात हो रही है, उसके कैरेक्टर्स की, कि उसमें चूँकि ग्रीन नेकेड प्लांट बॉडी है वो जो स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसेरस है, इसके अलावा उसमें मेरिस्टेम है जो कि इंडेफिनिट ग्रोथ कर रहा है, और उसके अंदर एक कोलुमेला है जिसको उन्होंने रिमोटली रिजेंबल किया है वेस्कुलेचर ऑफ द लैंड प्लांट, यानी वेस्कुलर बंडल्स जो उसमें मौजूद हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में उनके साथ। तो इसी वजह से उन्होंने इस क्लेम को अपना प्रूव किया है कि ये इन सिमिलरिटीज़ के बेस पर कि ये इंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ द लैंड प्लांट हो सकता है। Campbell 1939 states, considering the extraordinarily close resemblance between the structure of the ancient pteridophyte Rhynia and the sporophyte of the Anthoceroti, it is fair assumption that the Rhyniaceae were derived either directly from the some Anthoceroti or from forms which are very much like them. Smith in 1938 have further elaborated the Anthocerotian hypothesis. He traced the origin of Rhynia from an Anthocerotian type stock with some modification, जिसकी फिगर नंबर 203 आगे आ रहा है, जिसमें उसने ये elaborate किया है. He suggest if an Anthocerotian type of sporophyte
had a shifting of the meristematic region from the base of apex. This would make possible an initiation of the dichotomous branching of the meristem and restriction of spore formation to the branch apices, जिसको आगे 203 फिगर में एक्सप्लेन किया है इसने. He believed that if the columella in the sporophyte of Anthoceros were to evolve into the vasculature in the course of evolution, a land plant of the type of Rhynia could be visualized. यानी वही बात जो हमने इससे पहले की कि जो कॉलुमेला और वेस्कुलेचर के दरमियान ये जो सिमिलरिटी या उसको बता रहे हैं कि ये जो सारे का सारा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या टेरिडोफाइट में जो वेस्कुलेचर या वेस्कुलर बंडल्स का जो मैकेनिज़्म है सारे का सारा इसकी इवोल्यूशन को लिंक किया जा रहा है कॉलुमेला ऑफ द स्पोरोफाइट इन एंथोसेरस से. तो अ लैंड प्लांट ऑफ टाइप ऑफ राइनिया वुड बी विजुअलाइज. Smith 1938 extended his observation to the sex organs and opined that the sex organ of the pteridophyte gametophyte have much in common with those of the Anthoceros. ये बेसिकली ऑरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट की वो फिगर 203 है जिसके बारे में बात हो रही है कि जिसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि ये ए अगर आप फिगर देखें तो उसमें बेसिकली वो हॉर्न वर्ड है और जो कि ओरिजिनली एक एंथोसेरस है और उसमें फिर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह बी और सी, ये सी में बेसिकली आपको उसके जो स्पोरोफाइट है उसमें डाइकोटमीज़ की तरफ बात जा रही है और डी में आपको राइनिया बताया गया है. सो ए आपके पास एंथोसेरस है और डी आपके पास राइनिया है और आपको उसके वो स्टेजेस इस एंथोसेरोटियन ओरिजिन के ज़रिए बताने की कोशिश की जा रही है इलस्ट्रेशन के ज़रिए कि ये सारे का सारा कैसे जो है तो ये इवाल्व हुआ फ्रॉम ए टू डी. ए इज़ द एंथोसेरस एंड डी इज़ द व्हाट वी कैन से द राइनिया. एंड ए में जो ये रीजन है जो हमारे पास ख़ास तौर पे ये वाला जो रीजन है ये सारे का सारा दिस इज़ दिस हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट एंड दीज आर द डाइकोटमीज़ जिसके सी में है और ये हमारे पास अल्टीमेटली राइनिया है और राइनिया का स्पोरोफाइट है. सिमिलरली स्मिथ ने जो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस इन द सेक्स ऑर्गन को डिस्कस किया तो हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कि फिगर नंबर 204 में कि these are the embedded in both Anthocerus and Pteridophyte. The primitive type of Anthridium seen in the eusporangiate form like Lycopodium equisitum consists a large number of fertile cells embedded in the gametophytic tissue and surrounded by the single layer jacket. Smith 1538 ये थोड़ा सा इसमें ईयर का इशू है. कंपेयर द फर्टाइल सेल ऑफ द यूस्पोरेंजिएट टाइप एंथ्रीडियम to the entire anthridium of Anthocerus and observe that the jacket of the anthridium is comparable to the roof of the anthridial chamber in Anthocerus. यहाँ पर ये अगर आप देखें तो this is the A which is Mercentialis, B is the Anthoceroti and C is what you can say the eusporangiate type. और इसमें आपको होमोलॉजीज बताने की कोशिश की जा रही हैं कि आखिर इसमें कैसे जो है ये सेक्स ऑर्गन और उससे रेलेवेंट जो है ये ख़ास तौर पर जो एंथ्रीडिया है एंथ्रीडियल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई है जो सारी की सारी एंथोसेरस में से और टेरिडोफाइट के दरमियान हुई हैं. तो ये अपना उस आइडिया को इस के शायद भी एट द सेम टाइम जो स्पोरोफाइट है उसके साथ साथ उसकी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन किया गया है. सिमिलरली अगर आर्चिगोनिया की तरफ जाएं तो आर्चिगोनिया में भी हमारे पास मर्केंशियलिया हेपेटेसी एंथोसेरोटी मर्केंशियसी एंथोसेरोटी एंड एट द सेम टाइम टेरिडोफाइट इनमें आर्चिगोनियल डेवलपमेंट जो है वो बताया जा रहा है. द आर्चिगोनिया ऑफ एंथोसेरोटी इज मोर रिड्यूस देन इन हेपेटेसी. Evolution of pteridophytic archegonium is a result of further reduction in ontogeny since the archegonial initial is in pteridophyte directly from the axial cell. The entire archegonium is comparable to the axial row and cover cell of the Anthocerotian archegonium. Most of the botanists, however, do not favor all the Anthocerotian origin for the land plant.
एग्जैक्टली ये तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। फिर हम आ जाते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ, एंड द सेकंड थ्योरी इज द स्ट्रॉबिलर थ्योरी। दिस थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड बाय बोवर 1894, favoring braphytic origin from a sporophyte for a sporophyte from the zygote with great amount of elaboration. According to him, in a life cycle without alternation of generation, the zygote immediately undergo reduction division, producing a haploid cell, spore or zoospore, which develop into new plant body. Hence, the entire zygote is fertile. It produces fertile cell. Bohr postulated that the origin of sporophyte, that is the antithetic origin from zygote by the postponement of the reduction division to the later stages. So यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि वर्डिंग को कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें जो ब्रायोफिटिक ओरिजिन है वो जाइगोट से उन्होंने लिंक किया है कि उसमें थोड़ी काफ़ी एलेबोरेशन हो रही है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि जाइगोट चूँकि जिस वक्त रिडक्शन डिवीज़न या मियोसिस पे के थ्रू उसकी डिवीज़न होती है, उसमें हैप्लाइड सेल्स बनते हैं, स्पोर्स या जूस्पोर्स वगैरह, और उन स्पोर्स या जूस्पोर्स से फिर अल्टीमेटली हमारे पास न्यू प्लांट बॉडीज़ बनती हैं। तो हमारे पास हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दैट इज़ एंटायर जाइगोट दैट इज़ अ फर्टाइल एंड इट प्रोड्यूस फर्टाइल सेल्स। बॉवर का जो ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट है वो एंटीथेटिक ओरिजिन, एंटीथेटिक मीन के विच इज़ अबाउट, आप ये कह सकते हैं कि उसको अपोजिट मीनिंग में लिया जा रहा है यहाँ पर कि विच कंट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पर फ्रॉम सच zygote बाय पोस्टपोनमेंट ऑफ रिडक्शन डिवीजन टू द लेटर स्टेज। Meanwhile, the zygote divide mitotically to produce the diploid tissue which form the sporophyte. Hence, originally in sporophyte, all the tissue are devoted to the spore production, are fertile. Subsequently, by the progressive sterilization of the potentially sporogenous tissue, a well-differentiated sporophyte arose. मकसद ये है कि हमारे पास चूँकि जाइगोट जो है वो कम्प्लीटली एक फर्टाइल उसके होता है और उसमें जो तमाम के तमाम जो उसका नेचर है वो उसको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ एंटायर जाइगोट दैट इज़ अ फर्टाइल, और उससे फर्टाइल सेल बनेंगे। तो हमारे पास आगे जो प्लांट बॉडी होती है उसमें सारे के सारे सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, यानी उसमें आपके पास जो ख़ास तौर पे प्लांट बॉडी के सेल्स होते हैं या वो जो होते हैं वो स्टीराइल इन नेचर होते हैं। तो आखिर ये जाइगोट से जब हम कह रहे हैं कि वो सब के सब बने हैं, तो वो कैसे बने हैं? बिकॉज जाइगोट दैट इज़ एन एंटायर फर्टाइल टाइप ऑफ जो है तो उसकी कंपोजिशन होती है। तो उसको फिर यहाँ पे लिंक किया गया है कि वो स्टेरिलिटी कैसे आई है जाइगोट से हमारे पास जो एक स्पोरोफाइट बना है और उसमें वो स्टेराइल सेल्स कैसे डेवलप हुए। तो उन्होंने यही बताया, यहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन ऐसे हुई है कि द जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड टिश्यूज विच फॉर्म द स्पोरोफाइट। हेंस ओरिजिनली इन स्पोरोफाइट ऑल द टिश्यू आर डिवोटेड टू स्पोर प्रोडक्शन that is fertile. Subsequently, by the progressive sterilization of the potentially sporogenetic tissues, a well differentiated sporophyte arose. यानी उसमें फिर प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन होती है और उसमें से वो जो फर्टिलिटी होती है सब सेल्स की वो नहीं रहती और उसमें से प्रोग्रेसिवली वो लूज़ कर जाते हैं और उसमें स्टरलाइजेशन आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है और अल्टीमेटली वेल डेवलप आपके पास वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट आ जाता है। सच स्टेरिलाइजेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज फॉर अ फ्री लिविंग स्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द ओनली फंक्शन, इट हैज़ टू सस्टेन इटसेल्फ फर्स्ट and only then come to the perpetuation of the race. Bauer gave a series of examples from both liverwort and early pteridophyte to prove this point. उसने एग्जांपल्स दी हैं बहुत सी जिसको अपने इस पॉइंट को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। While Bauer theory seemed to be quite appealing and logical, it has also been discarded as the bryophytic origin itself is in dispute. Further, some of the fossils of early pteridophyte were quite complex and not simple strobilite plant as Bauer liked them to be.
फिर हमारे पास आता है, हम आएंगे फाइटोन थ्योरी की तरफ। फाइटोन थ्योरी में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्पोरोफाइट वर ओरिजिनली लीफी, द फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वाज अ लीफ नॉट द एक्सेस, जिसको हम स्टेम कहते हैं। द एक्सेस अरोज लेटर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द लीफ बेसिस। अब फाइटोन जो है, इस के वर्ड से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो थ्योरी है ये बेसिकली लीफ बेस्ड थ्योरी है, यानी स्पोरोफाइट जो है दैट वाज ओरिजिनली द लीफी, द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वाज अ लीफ नॉट द एक्सेस, या जो स्टेम, जिस एक्सेस का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ ओरिजिनली, आज का हम जिसको स्टेम कहते हैं दैट इज़ एक्सेस। सो एक्सेस के बारे में ये कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो इनिशियली एक लीफी था, और उसके बाद में उसके जो लीफ बेसिस हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए, और उनसे जो है हमारे पास एक्सेस जो है वो एरोज हुआ या वो अराइज हुआ। द फाइटोन थ्योरी proposed by the Kalikovsky in 1901 is related to the Strobler theory in that the stages where the sporophyte is like a strobilus, which strobilus de यहाँ पर जो है the cluster of leaf sporophylls attached to the central core, that is basically a strobilus. The plant is a cluster of leaf and there is no axis as such. Subsequently the leaf bases fuse resulting in the formation of an axis. The calome and leaf skin theories are related to the phyton theory in that both these theory assume that a considerable portion of the axis is built up by the leaf bases. यहाँ पर उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और जिस तरह हमने शुरू में इस बात की है कि जो हमारे पास स्पोरोफाइट इसमें कहा जा रहा है फाइटोन थ्योरी में, उसमें यह है कि प्लांट जो था वो बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ लीफ था, उसमें कोई एक्सेस नाम की चीज़ नहीं थी। फिर उसमें लीफ बेसिस जो है वो फ्यूज़ हुए, उनसे एक एक्सेस बना, और उसमें जो है तो मुख्तलिफ़ की जो अदर थ्योरीज़ हैं, पेरिकेलूम या लीफ स्किन थ्योरीज़ जो हैं उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है, और लिंक उसको किया जा रहा है कि उसमें भी कैसे जो है कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ एक्सेस जो है वो लीफ बेसिस के फ्यूजन से बना था। According to the Ames 1964, in the face of overwhelming evidence in the support of the axial nature of sporophyte, the phyton theory seems to be irrelevant. अगर हम एम्स 1964 को देखें और उसकी नज़र में इस थ्योरी को देखें, so in the face of overwhelming evidences in support of the axial nature of the sporophyte, क्योंकि वो एम्स जो था वो axial nature of sporophyte को ज़्यादा फेवर करता है, तो फाइटोन थ्योरी जो है वो irrelevant हमें नज़र आती है। He stated the colloid theory, an old theory which assumed the derivation of the modern sporophyte from the primeval colloid and axis जो था basically primeval colloid जो है seem best to fit the fact of the history के fact से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो फिट होता है अगर हम उसको देखें उसकी थ्योरी को। तो लाइक हमारे पास जो जो ये थ्योरी है, ये लीफी फाइटोन थ्योरी, वो ज़्यादा फिट नहीं ठहरती। उसके बाद हम फोर्थ वन पे आते हैं, विच इज़ द फोटोकॉम थ्योरी। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द Trube 1890, who regarded that basically a primitive pteridophyte sporophytic sporophyte was an undifferentiated mass very much like a gametophyte. He cited the example of the protocom in some species of Lycopodium as an evidence of the protocomus origin of the sporophyte. He regarded protocom to be a vestige of an archaic sporophyte and a transitional stage recalling an earlier step of evolution of the sporophyte. So हमारे पास अगर हम इसमें इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो प्रोटोकॉम बेसिकली जो वर्ड प्रोटोकॉम है ये कहते हैं एक ट्यूबरस मास ऑफ सेल विच इज़ एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होता है मोस्टली, जिसको यहाँ पर इन्होंने अनडिफरेंशिएटेड मास को भी से भी यहाँ पे बताया है। सो दैट इज़ ट्यूबरस मास ऑफ सेल विच इज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉम उसको कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इस थ्योरी को समझने की कोशिश करें तो इसमें ये कहते हैं कि द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉम इन सम स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम एज एन एविडेंस ऑफ द प्रोटोकॉमस ओरिजिन ऑफ द स्पोरोफाइट। ही रिगार्डेड द प्रोटोकॉम टू बी अ वेस्टेज ऑफ एन आर्किक स्पोरोफाइट। थोड़ा सा इस सेंटेंस को डिस्कस समझने की ज़रूरत है कि
protocom to be a vestige of an archaic sporophyte. आर्किक स्पोरोफाइट का मतलब ये है कि वेरी ओल्ड फैशन आउटडेटेड एक स्पोरोफाइट है, और वेस्टेज का मतलब ये होता है कि विच इज़ आर पार्ट आर ऑर्गन विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड आर फंक्शनलेस. तो प्रोटोकॉम के मुताबिक, उसके मुताबिक प्रोटोकॉम जो है दैट इज़ अ वेस्टेज. वेस्टेज मीन के दैट हैज़ बीन पार्ट और ऑर्गन दैट हैज़ बीन रिड्यूस और फंक्शनलेस of an archaic sporophyte. Archaic sporophyte mean a very old fashioned sporophyte, and transition set recalling is an earlier step in the evolution of the sporophyte. और उसका फिर अल्टीमेटली वो जो है उसका ट्रांजिशन स्टेप हुआ और वो बाद में एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है. Another evidence cited by the Trube 1890 is the similarity between the protocom and adult plant of the Phyloglossum, which according to him is a permanent protocom, but it has to be conceded that so-called protocom is present not in the primitive species but in the modern advanced species of the Lycopodium as well. Many morphologists opine that the protocom is nothing but an opportunistic growth, evidently being an adaptation to certain special environment condition which is not possible to organize the definite sporophyte. Detailed investigation conduct on Phyloglossum has revealed that its simplicity is not due to the primitiveness but due to the reduction. तो ये आखिर में वो तमाम जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं उनको यहाँ पर सम अप किया गया है कि मुख्तलिफ़ लोगों को इस थ्योरी के ऊपर क्या है कि कुछ कहते हैं कि दैट इज़ दी प्रोटोकॉम इज़ नथिंग बट एन अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ है ये, और साथ ही साथ इसमें जो है एडेप्टेशन जो है वो कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट को कंडीशंस की वजह से हुई है, नॉट व्हाट वी कैन से पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज अ डेफिनेट स्पोरोफाइट. इसके साथ साथ डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या हुई है जो फाइलोग्लोसम पे, तो उससे ये पता चला है कि उसकी जो सिंप्लिसिटी है दैट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रिमिटिवनेस बट ड्यू टू द रिडक्शन. So after the bryophytic origin we move toward the algal origin. अब एग्जैक्टली algal origin में अगर हम बात करें तो the current trend seem to favor a direct algal origin for vascular plant, but even here there is no consensus as to which group among the algae could be regarded as the ancestral stock. Exactly वही मसला यहाँ पर भी है कि वहाँ पर हमने कहा कि ब्रायोफाइट जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि टेरिडोफाइट की इवोल्यूशन जो है वो ब्रायोफाइट से हुई, लेकिन अगेन वहाँ पर भी इसमें कोई कंसेंसस नहीं है कि ब्रायोफाइट से हुई तो कौन से ब्रायोफाइट से हुई, किस ग्रुप से हुई. एग्जैक्टली यहाँ पर भी एल्गल ओरिजिन में हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई कंसेंसस नहीं है कि विच ग्रुप अमंग द एल्जी कुड बी रिगार्डेड एज द एंसेस्ट्रल स्टॉक. सो कुछ हाइपोथेसिस हैं जो कि प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट ने अभी तक दिए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है उसमें हमारे पास जो है दैट इज़ द चर्च हाइपोथेसिस. चर्च 1919 has enunciated his theory of the origin of the land plant in his famous essay entitled Thalassiophyta and Subaerial Transmigrations. He believed in a polyphyletic origin. According to him, hypothetical group of marine algae called Thalassiophyta brown algae form the ancestral stock of all land plants. So पोलीफाइलेटिक ओरिजिन को यहाँ पर जो है इन्होंने फोकस किया है, और इसमें हाइपोथेटिकल ग्रुप है मेरीन एल्जी का विच इज़ द थैलेसियोफाइटा ब्राउन एल्जी, जिसको इन्होंने कंसिडर किया है दैट इज़ द एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ ऑल लैंड प्लांट. सो ये बेसिकली जो हम अगर इसमें बात करें पोलीफाइलेटिक की, तो पोलीफाइलेटिक होता ही मोस्टली अननेचुरल असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, और उसमें हमारे पास पोलीफाइलेटिक में ये भी मोस्टली होता है कि दैट लाइक अ कॉमन एंसेस्टर एंड उसमें डज नॉट इंक्लूड ऑल द डिसेंडेंट ऑफ द एंसेस्टर. सो डिफरेंट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जो हैं ये उसमें ऐसा ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पोलीफाइलेटिक. अगर आप कह रहे हैं कि दैट्स उसका ओरिजिन पोलीफाइलेटिक है तो उसमें फिर आप अनरिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हो सकते हैं जो कि डिफरेंट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर से आ सकते हों.
सो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो एलजी है कि वो किस एलजी से उनका एक एंसेस्ट्रल स्टॉक था। तो चर्च के मुताबिक दैट वाज अ थेलिसियोफाइटा, जो कि एक हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ मेरीन एलजी, ब्राउन एलजी था। अगर आगे इसकी मेन पॉइंट की तरफ जाएं, इस थ्योरी में द सरफेस ऑफ अर्थ इन द रिमोट पास्ट वाज completely enveloped by the common ocean. There were many kind of marine plant which were mostly planktonic, yani free floating. Due to geological changes, there was upheaval of the ocean bottom. Due to the emergence of land, planktonic form changed to the benthic form, यानी जो free floating से benthic यानी fixed form में आ गए. The new environmental जो terrestrial को उन्होंने new environment consider किया, gradually introduce all the adaptation like root, leaves and vasculature. The observed geological phenomena in Earth's history do not envisage all the pervading ocean. There was in fact the land first and only later ocean came into existence. यानी अगर हम इसको geological the observed geological phenomena in the earth history do not envisage an all pervading ocean. तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर हम जियोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्कस अगर इसको समझने के लिए अगर हम अर्थ के जियोलॉजिकल फिनोमेना को देख के उससे समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रेडिक्शन दैट डू नॉट इनविजिग, मतलब डू नॉट प्रिडिक्ट और डू नॉट फॉरसी, या उसमें कोई ऐसा तस्वर नहीं है एन ऑल प्रिवेडिंग ओशन, मतलब कि हर तरफ यानी पहले समंदर हुआ हो, ऐसा कोई वहाँ पर कंसेप्ट नहीं है. देयर वाज इन फैक्ट द लैंड फर्स्ट एंड लेटर ऑन एंड ओनली लेटर द ओशन केम इनटू एक्सिस्टेंस. अगर हम जियोलॉजिकल फिनोमेनन अर्थ को देखें, another demerit of this theory is the non-homology of marine algae and the early land plant in their pigmentation. यानी उनकी पिगमेंटेशन में भी कोई यूनानिमिटी नहीं है, कोई यानी उसमें होमोलॉजी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है. इफ लैंड प्लांट इंडीड रोज फ्रॉम द ब्राउन एल्जी देयर शुड एट लीस्ट हैड सम ट्रेसेस ऑफ द ब्राउन पिगमेंट्स. उसमें होने चाहिए थे, अगर ब्राउन एल्जी से हो तो एटलीस्ट कुछ ब्राउन पिगमेंट उसमें होने चाहिए थे. Scott 1924 support Church 1919 and state the discovery of Rhynie plant goes to show that evolved from a very high group of algae. यानी वो जो स्कॉट है 1924 वो सपोर्ट कर रहा है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि राइनिया जो है वो उसने इवॉल्व हुए हैं वेरी हाई इवॉल्व ग्रुप ऑफ एल्जी से. फिर हमारे पास ग्रेगस हाइपोथेसिस है बेस्ड मेनली ऑन द ब्रांचिंग सिमिलरिटी. ग्रेगस 1955 डिराइव ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट फ्रॉम 3 ग्रुप ऑफ एल्जी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ईडी राव मॉस फ्रॉम द क्लोरोफाइसी, ये जो ग्रीन एल्जी हैं, liverbird from the Phaeophyceae, and similarly Rania and Horneophyton that were derived from the Chlorophyceae, white Psilotum and Mesipterus derived from the Phaeophyceae, all based on the branching pattern without any regard of the phylogenetic relationship. सो यहाँ पर 3 किस्म की एल्जी जो हैं, 3 ग्रुप ऑफ एल्जी को डिस्कस किया गया है. क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्जी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, फियोफाइसी जो ब्राउन एल्जी है, और रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्जी कहते हैं. तो उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप के बारे में जस्ट बताया कि मॉसेस जो हैं आपके पास वो क्लोरोफाइसी से आए हैं, जो लिवरवर्ड्स हैं वो फियोफाइसी से आए, ब्राउन एल्जी से आए हैं, राइनिया एंड हार्नियोफाइटॉन जो हैं वो क्लोरोफाइसी से, साइलोटम मेजिप्टेरस जो है वो फियोफाइसी से. और ये सिर्फ और सिर्फ उनके ब्रांचिंग पैटर्न के ऊपर किया गया, कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसने नहीं डिराइव किए. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रियो हाइपोथेसिस. एंड्रियो 1956 and 59 also is the believer of the polyphyletic origin of the vascular plant. His observations are based on the discovery of fossil of certain marine algae, Nematothelys and Crocylophyton and Potoselvinia
which had several adaptation to the terrestrial life। यानी वो जो कुछ फॉसिल मेरीन एल्गी जो यहाँ पे मेंशन हुई हैं उनके ऊपर उसकी सारी एजम्पशन थी, जिनमें कुछ एडेप्टेशन थी टेरेस्ट्रियल लाइफ की, उसके बेस पर ये सारी की सारा हाइपोथेसिस आया। occurrence of such plant made Andrew to believe that several algal group independently attempt to invasion of the land। यानी उन तमाम जो उसने एल्गल ग्रुप के ऊपर एंड्रयू ने ये थिंकिंग प्रपोज की कि हो सकता है कि डिफरेंट एल्गल ग्रुप जो है उन्होंने independently ये attempt की हो to invade the land, and these group give rise to different group of vascular plant। He believed that the morphological diversity exhibited by the Xylophyta and Lycophyta is due to the independent origin। इसमें हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस आता है जिसको हम लेक्लर्क हाइपोथेसिस कहते हैं कि बेस्ड ऑन द Palynological study, Leclerc 1954 and 56 proposed a polyphyletic origin of the vascular plant। According to her, land plant must have had their origin somewhere during the Precambrian era। This assumption is supported by the discovery of fossil spore probably on the land plant in the rock strata belonging to the Ordovician and Cambrian period। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसके बारे में, कैम्ब्रियन से जो पहले प्री कैम्ब्रियन ईरा है उसमें बात हो रही है सारी की सारी कि अकॉर्डिंग टू हर द लैंड प्लांट मस्ट हैव देयर ओरिजिन समवेयर ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन ईरा। दिस assumption is supported by the discovery of fossil spore probably of the land plant in the rock strata belonging to the Ordovician and Cambrian period। उस ज़माने के जो ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन ज़माने में जो रॉक स्ट्रेटा में से कुछ स्पोर फॉसिल स्पोर जो थे वो मिले और उनकी डिस्कवरी हुई और उसके बारे में ये प्रोबेबिलिटी है कि ये शायद लैंड प्लांट के हों। शी कंसिडर्ड द सिंपल साइलोफाइट लाइक रैनिया एज द डिसेंडेंट ऑफ कम्प्लेक्स रेस दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू द डिवोनियन पीरियड। Axelrod 1959 supported the polyphyletic origin of the Leclerc and elaborated it on paleopalynological discovery। Markov 1961 also believed in the algal origin। He recognized 5 main evolutionary lines: Rhiniaceae, Xylophytaceae, and Ophioglossacea, Bryophyte, Sphenopsida, Lycopsida, and Pteropsida। इसमें ट्रीडोस्पर्म्स जो हैं वो भी शामिल है। ट्रीडोस्पर्म्स ये जिम्नोस्पर्म्स के जो फर्स्ट उसमें है जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रीडोस्पर्म में हमारे पास ख़ास तौर पे जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स आते हैं इसमें ज़्यादातर इस वक्त अगर हम क्लासिफिकेशन में इनको देखें तो ये साइकेडोफाइटा के अंदर इनको रखा गया है राइट नाउ, जो कि फॉसिल साइकेड्स की तरह के करीब जिनको हम कह सकते हैं। He also agree with the Leclerc that Rhiniaceae are simple। अच्छा, इसमें एक ऊपर Rhiniaceae और Xylophytaceae ये तो आपके पास सिंपल साइलोफाइट्स हैं। Ophioglossacea जो हैं ये आपके पास आगे फर्न में आते हैं। Ophioglossacea ब्रायोफाइट जानते हैं आप लोग। Sphenopsida जो हैं ये आपके पास इसमें हम जिसको आजकल स्फिनोफाइटा या वो भी कहते हैं, ये हमारे पास ख़ास तौर पे जो लाइकोपोडियम नहीं बल्कि इक्विसिटम जो है वो स्फिनोप्सिडा को रिप्रेजेंट करता है। लाइकोप्सिडा ये आपके पास टेरिडोफाइट का सेकंड मेजर ग्रुप है और टिरोप्सिडा ये आपके पास जिसको हम आजकल कहते हैं कि फर्न को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। इस वक्त इसको फिलिकोफाइटा किसी जगह पे कहा जा रहा है और सम टाइम इसको टीरोफाइटा कहा जा रहा है। बाज़ लोग तो इसको बाज़ क्लासिफिकेशन में तो इसको टेरिडोफाइटा भी कहा गया है। He also agree with Leclerc that Rhiniaceae are simple due to the reduction and not due to the primitiveness। इसके बाद हमारे पास एक और हाइपोथेसिस आता है जिसको हम लेम्स हाइपोथेसिस कहते हैं। In his essay to the phytogeny of the Carmophyta, Lame 1955 has suggested a diphyletic origin of the vascular plant। The two independent lines are the Xylopsida and Lycopsida, which arose from Thallophyta independently somewhere during the Cambrian period। यानी अब इसके मुताबिक एक डाइफाइलेटिक ओरिजिन है, मतलब टू लाइंस हैं जो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई हैं। एक साइलोप्सिडा वाली लाइन है और एक लाइकोप्सिडा वाली, और दोनों एराइज हुई हैं थैलोफाइटा से इंडिपेंडेंटली समवेयर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। साइलोप्सिडा गिव राइज 3 ग्रुप: स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा एंड साइकोडोप्सिडा।
The last mentioned group gave rise to the proto-angiosperm, and angiosperm, the lycopsid stock give rise to the coniferopsida, जो कॉनिफर्स हैं आजकल। तो इसमें थोड़ा सा अगर मज़ीद इसको हम डिस्कस करें तो साइलोप्सिडा में इन्होंने सबसे पहले जो हैं तो जो लिंक्स बनाए हैं डाइफाइलेटिक कि साइलोप्सिडा अलग इवाल्व हुआ, लाइकोप्सिडा अलग इवाल्व हुआ, दोनों इवाल्व हुए थैलोफाइटा से इंडिपेंडेंटली, यानी डाइफाइलेटिक ओरिजिन। ये हुआ कभी कुछ कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान। उसमें फिर साइलोप्सिडा जो है फर्दर गिव राइज करता है स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा एंड साइकेडोप्सिडा। और जो इसमें हमारे पास साइकेडोप्सिडा है वो फिर प्रोटो एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की तरफ जाता है। और जो हमारे पास डाइफाइलेटिक में दूसरा जो है लाइकोप्सिडा, वो जो है वो कोनिफेरोप्सिडा को सेपरेटली इवॉल्व करते हैं या उनसे इवॉल्व होते हैं। So there are two objections on this hypothesis. Number one, it is the stretching the imagination a little too far if one has to believe a lycopsida origin of the coniferopsida. ये जो इन्होंने डाइफाइलेटिक में साइलोप्सिडा को अलग किया और लाइकोप्सिडा को अलग किया और फिर उन्होंने उनको फर्दर इवोल्यूशन लाइंस उन्होंने ड्रा की कि लाइकोप्सिडा जो है तो वो कोनिफेरोप्सिडा या कॉनिफर फाइटा जो है या पाइनोफाइटा जो है उनको इवॉल्व उनसे हुए हैं। तो उस पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन आया कि इट इज़ स्ट्रेचिंग द इमेजिनेशन अ लिटिल टू फार इफ़ वन हैज़ टू बिलीव अ लाइकोप्सिडा ओरिजिन ऑफ द कॉनिफेरोप्सिडा एंड इंक्लूजन ऑफ कैसुरियाना अंडर द जिम्नोस्पर्म दैट इज़ अनटेनेबल। मतलब कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये नहीं हो सकता कि आप कैसुरियाना को जिम्नोस्पर्म के अंदर रखें। उसके बाद हमारे पास मेरा हाइपोथेसिस है, ये सबसे आखिरी हाइपोथेसिस जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें है अकॉर्डिंग टू द पी.एन. मेहरा 1968 द एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट आर टू बी फाउंड अमंग द ग्रीन एल्गी। ही अपोज द पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ द वेस्कुलर प्लांट व्हाइल एग्रीइंग that the different group of pteridophyte diverge from the very beginning and argue that all of them come from the common group. मेरा 1968 जो हमारे पास है that envisages मतलब 4CR predict the origin of the hypothetical group proto-archegonate from the Chaetophoriaceous ancestor Chaetophorales, ये ऑलरेडी ग्रुप है। फ्रॉम दीज प्रोटो archegonate two lines, Xylophytaceous line and Lycopodiaceous line जो है इवॉल्व हुए हैं। तो ये भी अगेन एलजी से उन्होंने लाइंस उसमें डिराइव की हैं। साइलोफाइट्स को अलग रखा है, लाइकोफाइट्स को अलग रखा है और चीटोफोरेलियस जो ओरिजिन है उसकी बात कर रहे हैं ज़्यादातर। आखिर में हम इस लेक्चर में जो है वो एपिलॉग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द इननंबरेबल थ्योरी प्रपोज इट मे बी सेड दैट द प्रॉब्लम रिमेन एज बिफोर विदाउट अ सोल्यूशन। आखिर में हमारे पास हाउएवर इट सीम क्वाइट पॉसिबल दैट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इवॉल्व पैरेलल from the some algal ancestor which in all probability could be green algal stock। तो यहाँ पे हमारे पास हमने बहुत सी थ्योरीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं और उनमें ब्रायोफिटिक ओरिजिन भी बहुत ज़्यादा था और उसमें जो है तो एल्गल स्टॉक भी है। तो यहाँ पर अगर हम एपिलॉग की बात करें जो कि बिल्कुल अगर आप ये समझ लें कि उसका एंड में अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन यही है हमारे पास कि थ्योरीज़ जो हैं वो बेतहाशा हैं, इननंबरेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं का वहीं है, कोई सलूशन नहीं है हमारे पास। हम क्लियर कट इन सब को पढ़ने के बाद भी हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में क्वाइट पॉसिबल जो है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते सेटिस्फेक्शन के साथ कि ये जो इवोल्यूशन हुई है इस ग्रुप की वो ब्रायोफाइट से हुई या एलजी से हुई, ब्रायोफाइट में हुई तो किस ग्रुप से हुई, एलजी में हुई तो किस ग्रुप से हुई। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इवॉल्व पैरेलल from the some algal ancestral which is in all probability could be the green algal stock। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों अलग अलग लाइन में एक साथ इवॉल्व हुए हों, दोनों एल्गल एंसेस्टर से हुए हों और दोनों का एल्गल स्टॉक जो है वो ग्रीन एल्गल स्टॉक हो सकता है।
but that is not fully proven. So that was the end of lecture number 7. Thank you.